नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज पहुंचते हैं और तभी शंकराचार्य एक बड़ा खुलासा कर देते हैं, एक बड़ा बयान दे देते हैं। वो कहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को डांट पड़ रही है, उनको डांटा जा रहा है। वो ये भी कहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य बड़े समझदार व्यक्ति हैं। अगर केशव प्रसाद मौर्य समझदार व्यक्ति हैं तो फिर मूर्ख कौन है? और इन सब के बीच दिल्ली दरबार पूरे के पूरे शंकराचार्य विवाद पर चुप्पी साधे हुआ है। और ये चुप्पी कहीं वो वाली चुप्पी तो नहीं है कि तूफान के आने से पहले वाली चुप्पी हो, सन्नाटा हो। और ये तूफान योगी जी की विदाई की स्क्रिप्ट वाला तूफान तो नहीं। अब ये सवाल ऐसे सवाल हैं जिन पे आज विमर्श करना बेहद जरूरी हो चला है, क्योंकि 9 दिन बीत गए और बीते 9 दिनों में अमित शाह भी उत्तर प्रदेश पहुंचे, केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज पहुंचे, लेकिन शंकराचार्य को मनाने की कवायद उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अभी तक नहीं की गई है। 9 दिन से उन्होंने शिविर के भीतर प्रवेश नहीं किया है और सब चुप है। लेकिन मौर्य जब भी प्रयागराज पहुंच रहे हैं, बार बार बयान दे रहे हैं। प्रयागराज पहुंचने से पहले भी बयान दिया, प्रयागराज पहुंचने के बाद भी बयान दिया। तो आखिरकार इन सबका जो निष्कर्ष है और ये इनकी जो गति है वो किस तरफ जा रही है, ये समझने के लिए हमने दावत दी है संतोष जी को। संतोष जी को ले आइए जरा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वप्निल भाई और द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एक बड़ी खबर के साथ आपने जो मुद्दे को उठाया, उस बड़े मुद्दे के साथ हम एक बार फिर से अपनी जनता के सामने हाजिर है और आप शुरुआत करेंगे और उसके बाद दर्शकों को एक एक करके तथ्य इनकी भाषा में रखेंगे। आज स्वप्निल भाई इनकी भाषा में इनको तथ्य बताएंगे। ये मामला सिर्फ इस देश के तमाम जो 144 करोड़ लोगों से ही नहीं जुड़ा रह गया। अब आपको ये फैसला करना होगा, अब आपको ये सोचना होगा कि आपको बरगलाकर जो सत्ता में बैठे हैं वो आपकी परंपराओं से किस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं। और सनातन परंपरा में त्रिदेव की भूमिका मानी जाती है, ब्रह्मदेव, शिवदेव, भोले बाबा और विष्णु जी। अब इन तीनों के साथ किस तरह से खिलवाड़ कर रही है आज की ये भारतीय जनता पार्टी, ये राजनीति के लहजे से तो समझाएंगे, लेकिन लोगों को उस भाषा में समझाएंगे जिस भाषा में उनकी समझ में आ जाए। ठीक बात है। चलिए, अब संतोष भाई ने कहा है कि आम दर्शकों की भाषा में इस पूरे विवाद को समझने की कोशिश की जाए, लेकिन जरा कुछ खबरें दिखाइए। पहले जरा खबर लेकर के आइए, अयुक्तेश्वरानंद जी ने क्या कहा है। ले आइए खबर स्क्रीन पर। देखिए, शंकराचार्य बोले डिप्टी सीएम मौर्य को डांटा जा रहा, उन्हें आने नहीं दिया जा रहा, समझदार नेता को दबा दिया गया। हटा दीजिए। अच्छा, मौर्य जी ने क्या बोला, जरा वो भी लेकर के आइए, सुना दीजिए दर्शकों को। ले आइए केशव प्रसाद मौर्य का बयान। से कि कृपा पूर्वक वो अपना जो विरोध है उसको समाप्त करके पवित्र संगम में स्नान करके एक अनुकूल संदेश देने की कृपा करें। मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, प्रार्थना है, लेकिन अभी मेरा कोई जाने का कार्यक्रम नहीं। लेकिन जो अधिकारी नहीं पहुंचे उस पर बड़ा उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। जो भी होगा उसके लिए हम लोगों ने कहा था उसकी जांच करा करके जो होगा समाधान उसका निकाला जाएगा, लेकिन यह अभी जाने का मेरा कोई कार्यक्रम नहीं है। लेकिन मेरी प्रार्थना पुनः है कि अगर विरोध को समाप्त करके वह संगम स्नान कर लेंगे तो एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा, ऐसी मेरी पूज्य शंकराचार्य जी महाराज से प्रार्थना। शंकराचार्य जी ने कहा है कि आपको सीएम होना चाहिए, क्योंकि आपने जो बात करी वो पूज्य शंकराचार्य हैं, वो कोई राजनीतिक नहीं है और किसको सीएम होना चाहिए किसको नहीं होना चाहिए, मैं चूँकि संत हैं, बहुत बड़े संत हैं, जगतगुरु शंकराचार्य हैं, इसलिए मैं उनके द्वारा कोई बात कही गई उस पर कोई टिप्पणी करूँ वो मर्यादा के अनुकूल नहीं है। लेकिन यह सब तय करना हमारी पार्टी का काम है और उनसे यही चरणों में प्रार्थना करेंगे। हम उनका सम्मान करते हैं, प्रयागराज के माघ मेले में आए, उनका हृदय से स्वागत करते हैं।
वो जो विरोध है उसको समाप्त करके संगम में डुबकी लगा करके एक अनुकूल संदेश देने की कृपा करें, ऐसी हाथ अच्छा, आप जोड़कर- उनको अच्छा, सरकार की मा- तरफ से कोई पहल क्यों नहीं की जा रही है? सारी पार्टियां सरकार की तरफ से क्या कोई पहल क्यों नहीं की जा रही, क्योंकि वो नाराज है जी वहाँ पर? सर, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से उस पर जो भी प्रयास किया जा रहा है वो किया जा रहा है, मेरे स्तर से प्रार्थना की जा रही है। अच्छा, एएमआई के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से जो प्रयास किया जा रहा है, मेरी तरफ से सिर्फ प्रार्थना की जा रही है। और मुख्यमंत्री जी की तरफ से क्या प्रयास किया जा रहा है या उनके समर्थकों की तरफ से क्या प्रयास किया जा रहा है, जरा सचिन गुप्ता का ट्वीट लेकर के आइए। प्रयागराज माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के कैंप पर कल रात हंगामा करने वाले लड़कों के हाथ में इस तरह के पोस्टर थे। इन पर सीएम योगी और सतुआ बाबा के फोटो छपे थे। ये पोस्टर कट्टर सनातनी सेना के थे। अविमुक्तेश्वरानंद कैंप की तरफ से कल्पवासी थाना में एप्लीकेशन दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। वो एप्लीकेशन भी आपको दिखाएंगे, लेकिन जरा जिन पोस्टर्स का जिक्र हो रहा है वो भी लेकर के आइए। मुख्यमंत्री जी के प्रयास दिखा दिए जाए ना भाई। ये केएसएस, एक तरफ आरएसएस है तो एक केएसएस है। और देखिए इस केएसएस के पोस्टर पे आपको बुलडोजर दिख रहा होगा, योगी आदित्यनाथ दिख रहे होंगे, बीच में दिल का निशान है यानी आई लव योगी आदित्यनाथ, और ये सचिन सिंह है और सचिन सिंह वहां पे मौजूद थे उन प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व करते हुए। उस तमाम वीडियो में ये कैद हुए थे। ये शनिवार की घटना है। अब जो एप्लीकेशन दी गई वो भी लेकर के आइए, बस दर्शकों को केवल दिखा दिया जाए। ये देखिए, श्री शंकराचार्य शिविर है ना, और नीचे विषय में लिखा है कि हमारे जो शिविर है उस शिविर में इस तरीके का हंगामा हुआ है। अब ये एप्लीकेशन चली गई है, एफआईआर अभी दर्ज नहीं हुआ है। आप हटा दीजिए, सब हटा दीजिए। संतोष जी, विवाद को 9 दिन हो गए। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा मेरी तरफ से प्रार्थना की जा रही है और मुख्यमंत्री जी की तरफ से उनके स्तर से प्रयास किया जा रहा है विवाद को समाप्त करने का। वो प्रयास, यही वाला प्रयास हमको दिखता है कि शंकराचार्य शिविर से एप्लीकेशन जाए कि उपद्रवी आए हैं तो उस पर एफआईआर दर्ज ना की जाए। वो प्रयास, हमको ये प्रयास भी दिखता है कि योगी जी के जो कट्टर समर्थक हैं वही जाकर के उस शिविर में हंगामा कर रहे हैं। यही सारे प्रयास हो रहे हैं क्या? और मौर्य कहना क्या चाह रहे थे? देखिए स्वप्निल भाई, 2-3 चीजें बताऊं मैं। पहले, सबसे पहली बात तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके नाम के आगे योगी लगता है। महंत है, वो गोरखनाथ पीठ के महंत है। और बहुत ज्यादातर व्यक्तियों को जानकारी होगी, जिनको जानकारी नहीं होगी उनको बता देता हूं कि इस पीठ के यानी जो ये नाथ संप्रदाय जो है, और नाथ संप्रदाय के जो प्रथम गुरु हैं वो भगवान शिव को माना जाता है। अब दूसरे पे आइए, शंकराचार्य। इस देश को चारों दिशाओं में 4 शंकराचार्य की नियुक्ति एक तरह से करके इस देश को एकता के सूत्र में पिरोने में शंकराचार्य ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जो पहले शंकराचार्य थे उनको भी भगवान शिव का अवतार माना जाता है। तो ये दोनों ही भगवान शिव से जुड़े हुए हैं। तो जो भी, अगर योगी की बात कर रहे हैं या फिर शंकराचार्य जी की बात कर रहे हैं, ये देखिए कि इन्होंने जो बटोगे तो कटोगा के नारे देने वाले लोगों ने हिंदू धर्म, हिंदू को ही किस तरह से बांट दिया है टुकड़ों में। अब आगे आ जाइए, अब आगे आ जाइए। ये भगवान शिव के जो रुद्र अवतार है बजरंग बली, अगर बजरंग बली ना होते तो भगवान राम ना होते, भगवान राम की वो विजय ना होती। तो बजरंग बली जो कि भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं, और श्री हरि विष्णु के जो राम अवतार है भगवान राम, इन दोनों का संबंध किसी से छिपा नहीं है। कलयुग में ये मान्यता है सनातन धर्म की कि भैया कलयुग के जो देवता है वो बजरंग बली है, और भगवान राम तक अगर पहुंचना है तो आपको बजरंग बली के थ्रू जाना होगा। लेकिन भगवान राम की बात करने वाले, अयोध्या की बात करने वाले जब मथुरा के कार्यक्रम में जाते हैं तो वो भोग लगाने का समय बदलवा देते हैं। ये मैं हिंदुओं के लिए बता रहा हूं, ध्यान से सुने। भोग लगाने का समय बदलवा देते हैं और फिर वहां जो पूजा पाठ करवाते हैं उनके साथ पुलिस वालों के किस तरह से धक्का मुक्की होती है, किस तरह से उनको हटाया जाता है। आरोप लगाया जा रहा है कि उनमें से एक जो सेवायत है उनके कपड़े भी फट गए, उनकी महिलाओं के साथ भी धक्का मुक्की की गई, उनकी पत्नियों के साथ, इस तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। अगर इस आरोप में कुछ भी सच्चाई है, मैं अगर इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि मुख्यमंत्री को इस पर बोलना चाहिए कि ये उनके कार्यक्रम के लिए किया गया था। अब ये अलग बात है कि उन्हें जबरदस्ती वहां जाने को मजबूर किया गया,
क्योंकि अचानक कार्यक्रम लगता है नितिन नवीन का कि वो मन की बात सुनने के लिए मथुरा जाएंगे। मन की बात तो वो दिल्ली में भी बैठकर सुन लेते, लेकिन मन की जी बात सुनने मथुरा जाएंगे और वहां योगी को भी बुलाया जाता है, वहां पंकज चौधरी को भी बुलाया जाता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के बगल में जो है पहली पंक्ति में पंकज चौधरी बैठे नजर आते हैं। तो योगी आदित्यनाथ को एक संदेश देने का मतलब था। अब आ जाइए हम्म, दूसरे पे। आपने आरएसएस और केएसएस की बात कही, ये तो पुराना सपना है। हम्म, योगी आदित्यनाथ ने अपनी एक वाहिनी भी बना के रखी हुई है और हिंदू जब युवा जब वाहिनी। उनको हटाने की बात आती है तब तब वो अप्रत्यक्ष शब्दों में एक तरह से चेतावनी देते हुए नजर आते हैं कि एक अलग पार्टी भी वो खड़ी कर सकते हैं। ये संदेश उनके करीबी लोग देते हुए नजर आते हैं। अब हम्म, तीसरी बात, तो मैंने कहा ना, आज मैं इनको इन्हीं की भाषा में समझाऊंगा भाजपाइयों को और भक्तों को कि भारतीय जनता पार्टी के 3 एजेंडे, अयोध्या, हम्म, काशी, मथुरा। हम्म, काशी हम्म, में पिटाई हो गई। अब हम्म, काशी में आप कुछ भी, अगर कोई भी न्यूज़ चैनल मीडिया वाले जाएँगे, अगर आप कुछ भी बोलते हुए नज़र आएँगे तो वहाँ का जो एलआईयू है, वो आपके वीडियो बनाएगा और बाकी आगे देगा और फिर आप समझ लीजिए कि जीवन भर की परेशानी का सबब, यानी बाबा विश्वनाथ की नगरी में लोगों को अब लोकतांत्रिक तरीके से खुलकर बोलने का अधिकार भी नहीं रह गया। आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, इसी संविधान ने हमें बोलने का अधिकार दिया था, लेकिन वहाँ एलआईयू सबके पीछे लग जाते हैं। ये वाराणसी का हाल है। अयोध्या का हम्म, हाल किसी भी अयोध्या वासी से पूछ लीजिए, किसी भी मठ में चले जाइए, वो आपको बता देंगे कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री किस तरह से बह रही है और अयोध्या को किस तरह से इस भ्रष्टाचार ने नरक बनाकर रख दिया है, वो आपको बता देंगे। मथुरा में कल योगी की पुलिस ने जो किया, वो सबने एक तरह से देखा। तो आप ये काशी, अयोध्या, मथुरा यानी हिंदुत्व और बीजेपी के प्रतीक जितने मुद्दे रहे हैं, उन सारे मुद्दों पर एक तरह से योगी आदित्यनाथ लठ हम्म। बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं मैं सीधे मैं शब्दों में एक कहूँ। निवेदन करना चाहता हूँ, एक निवेदन करना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ चलेगा, सीएम आदित्यनाथ चलेगा, अब नाम के आगे इनके हमको आपको योगी लगाने की जरूरत मुझे नहीं लगता है कि अब बची है, नहीं लगाना चाहिए, हटा देना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। हम्म, अब आगे आते हैं। प्रयागराज जो है वो केशव प्रसाद मौर्य का घर है। हम्म, अब पहले उनको कहा गया कि जाने को। हम्म, ये खबर कहाँ से आई? ये खबर शंकराचार्य जी के हवाले से जो उनके इर्द-गिर्द के लोग हैं, उनकी तरफ से आई कि भाई केशव प्रसाद मौर्य आ रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि केशव प्रसाद मौर्य ने अगर नहीं बताया होगा तो वो खबर आती नहीं कि वो जा रहे हैं। हम्म, अच्छा, ये खबर वो दिल्ली में जब बंद कमरे की बैठक ले रहे थे अमित शाह लखनऊ में, तब वो देश की राजधानी दिल्ली में एक कार्यक्रम में थे क्योंकि उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। उसके बाद वो अगले दिन भी दिल्ली रहे, उसके बाद गाजियाबाद के कार्यक्रम में जाते हैं और जब वो गाजियाबाद के कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं, उसी समय पर ये खबर आती है कि भाई वो प्रयागराज भी जाएँगे, प्रयागराज उनका घर है, लेकिन अचानक फिर शंकराचार्य जी से मिलने का कार्यक्रम रद्द कर दिया जाता है। तो इसका सीधा-सा मतलब निकलता है, जो आरोप शंकराचार्य जी लगा रहे हैं कि उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। निश्चित तौर पर योगी के कहने पर तो केशव प्रसाद मौर्य ने अपना जो ये कार्यक्रम है वो रद्द नहीं किया होगा और हम्म, मेरे सूत्र तो ये भी बताते हैं कि बहुत लंबा अरसा हो गया। कामकाज की बात तो छोड़ दीजिए, कामकाज हम्म, की बातचीत के अलावा दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुए बहुत लंबा अरसा हो गया है। कैबिनेट में एक साथ है तो कई मुद्दों पर कैबिनेट की बैठकों में बातचीत आपको करनी पड़ती है, लेकिन लंबा अरसा हो गया है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि आला कमान की तरफ से केशव को कहा गया, खबर मीडिया में आ गई। लखनऊ में योगी की जो टीम एक्टिव हुई, योगी आदित्यनाथ की तरफ से आला कमान तक संदेशा पहुंचाया गया। अब वो सीधे संदेशा पहुंचा या वाया नागपुर संदेशा पहुंचा, ये अपने आप में रहस्य की बात है। और उसके बाद फिर केशव प्रसाद मौर्य को कहा गया कि रुक जाइए, थोड़ा-सा इंतजार अभी करते हैं। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य की भी एक दिक्कत को समझिए स्वप्निल भाई। हम्म, भाई जब उनसे पहली बार कहा गया वो जाने के इच्छुक थे नहीं। क्यों जाने के इच्छुक नहीं थे? कि सीधा उनका मानना है कि रायता किसने फैलाया है? मुख्यमंत्री ने हाँ, फैलाया ठीक है। बात, ठीक बात। प्रयागराज के प्रशासन ने फैलाया है। अच्छा, उनका हम्म, इकबाल भी खत्म हो गया। वो प्रयागराज जाते हैं माघ मेले की तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए और कामकाज जब अपूर्ण पाया जाता है, अधूरा पाया जाता है, तो वो वहाँ के अधिकारियों को हड़काते हुए नज़र आते हैं कि सतुआ बाबा के यहाँ जाकर रोटी बनाने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। और उसके कुछ ही हम्म, दिन बाद योगी आदित्यनाथ, जो कि कुछ दिन पहले ऑनलाइन मीटिंग करके समीक्षा कर चुके थे माघ मेले की, उसके कुछ ही दिन बाद वो डीएम की पीठ थपथपाते हुए नज़र आते हैं, जब वो सतुआ बाबा को पूरी तरह से प्रोटोकॉल देते हुए नज़र आते हैं। तो वहाँ आप ये समझिए कि डिप्टी सीएम अधिकारी को हड़का जाता है, चीफ मिनिस्टर हम्म, अधिकारी को बताया जाता है कि नहीं, वो जो बाबा है मेरे वाले खास हैं, तो आपको उनका ख्याल रखना पड़ेगा। और ये हमने जिस दिन शंकराचार्य जी के साथ बदतमीजी की गई उस दिन भी देखा और माघ मेले में सतुआ बाबा को किस तरह से वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, वो भी हम सबने देखा। तो केशव प्रसाद मौर्य योगी के द्वारा फैलाए गए रायते को समेटना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी चूंकि आलाकमान ने कहा तो जाने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन अब वो कह रहे होंगे कि थैंक यू योगी जी, कम से कम आपने ही एक तरह से ये कर दिया कि मैं वहां ना जाऊं। लेकिन ये जो पूरा जो मामला है, ये बहुत आसानी से सुलझने वाला नहीं।
नहीं, ठीक बात। ये कहा जाता है ना कि जड़ों में मट्ठा डालने का काम किया है। हम्म। बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भगवा वस्त्र, साधु संत, सन्यासी समाज, शंकराचार्य, हिंदू समाज, अयोध्या, काशी, मथुरा, ये सब वो मुद्दे हैं जिनके बल पर आगे बढ़कर आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र में और उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में सत्ता सुख भोग रही है। और माफ कीजिएगा, इसके साथ मैं एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा कि जो अपने आप को बड़े सादा जीवन उच्च विचार वाले कहते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत और नंबर 2 दत्तात्रेय होसवाले, और उनके यहां से डेपुटेशन पर भारतीय जनता पार्टी में गए राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष समेत आरएसएस के तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो सत्ता सुख का आनंद भोग रहे हैं। कार्यकर्ता नहीं, स्वयंसेवक नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इन्हीं मुद्दों के आधार पर सत्ता सुख भोग रहे हैं। और अब एक एक करके इन्हीं मुद्दों पर, इन्हीं लोगों पर, इन्हीं जगहों पर जिस तरह से लाठियां बरसाई जा रही हैं, जिस तरह से करप्शन किया जा रहा है, यानी इनके जड़ों में एक तरह से मट्ठा डल रहा है और उसका असर निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में दिखाई तो देगा। ठीक बात। संतोष भाई, एक बयान और है। दैनिक भास्कर ने एक साक्षात्कार किया शारदा पीठ के शंकराचार्य का, और उन्होंने बड़े सधे हुए कुछ जवाब दिए हैं। ले आइए जरा एक एक करके। दूसरे सवाल से हम शुरुआत करेंगे। प्रयागराज में प्रशासन ने शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा है। यह प्रयास था योगी आदित्यनाथ जी का। अब इसका जवाब क्या दिया उन्होंने? शारदा पीठ के शंकराचार्य हैं सदानंद सरस्वती जी। उन्होंने सीधे तौर पे कहा, प्रशासन शंकराचार्य से शंकराचार्य होने का प्रमाण नहीं मांग सकता, अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है। शंकराचार्य का शिष्य ही शंकराचार्य होता है। हमारे गुरु जी ने 2 लोगों को ही संन्यास दिया, एक शिष्य हम हैं, दूसरे हैं अविमुक्तेश्वरानंद जी सरस्वती। इस तरह से वे शंकराचार्य जी के शिष्य हैं। श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी ने उनका अभिषेक किया है। ये उत्तराधिकार परंपरा से आता है, ये हमारी सांकर परंपरा है, इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता। दूसरा सवाल और उसका जवाब ले आइए। प्रशासन ने 2 बार नोटिस जारी किए हैं। इस पे क्या कहा उन्होंने? प्रशासन का यह काम नहीं है कि शंकराचार्य कौन है कौन नहीं है। अगर प्रशासन ये काम करने लगेगा तो जितने नकली शंकराचार्य हैं उन्होंने उन सभी को मेले में स्थान दिया है, वे सब उन्हें निरस्त करना चाहिए। वे कई लोगों को जगत गुरु की उपाधि दे रहे हैं, शंकराचार्य की उपाधि दे रहे हैं, नकली शंकराचार्य बना रहे हैं। असली शंकराचार्यों का महत्व कम करने के लिए सब कर रहे हैं। इन सब पर रोक लगना चाहिए। इसके बाद इस विवाद को 7 दिन बीत चुके हैं, शंकराचार्य लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। आगे क्या होगा? और इस पर सीधा जवाब, प्रशासन से भूल हुई है, उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को मारा है, उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? प्रशासन जाकर क्षमा मांग ले, वे स्नान करें, पूरा विवाद खत्म हो जाएगा। प्रशासन को समझना चाहिए कि राजा जिसके हित के लिए होता है, किसके हित के लिए होता है? प्रजा के लिए। पिता किसके हित के लिए होता है? पुत्र के लिए। गुरु किसके लिए होता है? शिष्यों का कल्याण करने के लिए। राजा का काम है प्रजा को धार्मिकता से जोड़ना। देश का राजा धार्मिक होना चाहिए। राजा धार्मिक होगा तो प्रजा भी धार्मिकता में प्रवेश करेगी। हटा भाई, सवाल पूछा दैनिक भास्कर के पत्रकार ने शारदा पीठ के शंकराचार्य से, और उन्होंने भी सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ को डोटूक जवाब दिया है। और बात सिर्फ आज इसकी नहीं है, बात सिर्फ ये नहीं है कि शारदा पीठ के शंकराचार्य क्या कहें। बात यह भी है संतोष भाई कि धर्म को समझने वाले, शास्त्रों को जानने वाले, वेदों के जो वाकई में अध्येता हैं, मैं उन पाखंडियों की बात नहीं कर रहा, वो सभी आज की तारीख में कोई कड़े शब्दों में बोल रहा है तो कोई मर्यादा के साथ बोल रहा है, लेकिन बोल सभी यही रहे हैं कि योगी जी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और सवाल मेरा यह है संतोष जी, दिल्ली दरबार वो चुप है, अभी तक कुछ कहा नहीं है दिल्ली दरबार। मोदी जी भी जाकर के नतमस्तक हुए थे, अमित शाह साहब भी नतमस्तक होते हैं, लेकिन कोई कुछ कह नहीं रहा है। ये चुप्पी इसलिए है क्या कि योगी जी को इसी विवाद में निपटा दिया जाए क्योंकि कोई मौका मिल नहीं पा रहा है? ऐसा कुछ चल रहा है क्या?
देखिए, इसमें तो बिल्कुल सीधा सीधा नजर आ रहा है कि ऐसा ही चल रहा है। दो तीन चीजें देखिए, एक तो शंकराचार्य जी ने जो कहा, आपको ये मानना पड़ेगा। अभी एक बड़ा वायरल हो रहा है कि सेना की वर्दी में सेना के कुछ अधिकारी जो है वो बागेश्वर धाम बाबा को भी जो है, बागेश्वर वाले जो बाबा है उनको सैल्यूट मार रहे हैं, और इसको उन्होंने पोस्ट किया है। और कई सेना के अधिकारियों ने इस पर सवाल उठाते हुए इंडियन आर्मी को टैग करके पूछा है कि भाई यूनिफॉर्म में लोग जो है ऐसा क्यों कर सकते हैं। अब किसने इनको बाबा की उपाधि दे दी, किसने दे दी? और दूसरी बात, अगर आप शंकराचार्य से शंकराचार्य होने का सर्टिफिकेट मांगने लग जाओगे, ये तो इन्होंने कहा नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि फिर शायद ही इस देश का कोई मठ बचेगा जिसमें विवाद नहीं खड़े होंगे, और विवाद रह रहकर निकल कर सामने आएंगे। ये कौन है रामदेव, व्यापारी रामदेव, जो अपने नाम के आगे बाबा लगाते हैं, स्वामी लगाते हैं? कौन से बाबा है ये? कौन से स्वामी है ये? जिनके कार्यक्रम में, जिनके प्राइवेट अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह खुद जाते हैं। मुझे ध्यान नहीं आता कि कितने सरकारी अस्पतालों का उद्घाटन मोदी सरकार ने किया है या खुद अमित शाह ने किया है, लेकिन प्राइवेट अस्पताल का उद्घाटन करना हो गाजियाबाद में तो राष्ट्रपति महोदया को भेज दिया जाता है, और रामदेव के प्राइवेट अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए खुद अमित शाह चले जाते हैं। अब आते हैं कि दिल्ली दरबार का क्या रोल है। देखिए, योगी आदित्यनाथ की यूएसपी क्या थी? मठ का महंत होना और भगवा वस्त्र होना, और बड़े अच्छे से इसको वो कैश भी इनकैश भी करते रहे हैं। भैया यूपी में कहीं भी जाएंगे, बैठक लेंगे, किसी भी जिले में चले जाएंगे तो एक कुर्सी उनकी अलग से होगी जिस पर भगवा तौलिया रखा होगा। हाँ, दूसरे कह सकते हैं कि उनके कपड़ों को लेकर बहुत कुछ नहीं बदला है सांसद और मुख्यमंत्री बनने के बाद, लेकिन वो तमाम चीजें रखी जाएगी। तो क्यों नहीं आपकी हिम्मत हुई कि आप बीजेपी हेडक्वार्टर में जब गए थे तो आप किसी को कहते कि जो चलो कुर्सी प्लास्टिक की दे दी, लेकिन उस पर भगवा कपड़ा तो डाल देते। नहीं डाले क्योंकि वो हिम्मत नहीं थी। तो फिर वही आ जाता है कि आपका ये जो पूरा प्रयास करते हैं, ये कहीं ना कहीं सिर्फ एक मैसेज देने का प्रयास है, और यही आपकी दिल्ली दरबार अब इसी यूएसपी को एक तरह से खत्म करने पर तुला हुआ है। यानी हिंदुत्व की छवि, भगवा नेता की छवि, हिंदू हृदय सम्राट की छवि, और आदित्यनाथ के आगे जिसका आपने विरोध किया, योगी लगाना, इस योगी के नाम के बल पर बीजेपी के तमाम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों को पीछे ढकेलने की एक पूरी तरह से मिशन में योगी आदित्यनाथ लगे हुए थे। इनकी पूरी की पूरी टीम लगी हुई थी, देसी मीडिया से लेकर विदेशी मीडिया तक, और हर जगह जहां जहां ये जाते थे। आप ये देखिए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, आप ये देखिए उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव, आप देखिए हरियाणा का विधानसभा चुनाव, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव, जहां जहां ये जाते थे, नतीजा आते ही योगी की टीम की तरफ से एक व्हाट्सएप आ जाता था कि भाई इतनी रैलियां करी, इतने जीते। लेकिन झारखंड में नहीं बताया उन्होंने कि कितनी रैलियां करी और कितने जीते। उसको उन्होंने इग्नोर कर दिया क्योंकि वहां विधानसभा चुनाव हार गए। तो वो तमाम दावेदारों को चुनौती देते हुए नजर आ रहे थे, और अभी जो सरकार और संगठन दोनों चलाते हैं, सरकार में तकनीकी रूप से वो तीसरे नंबर पर है, संगठन में वो तकनीकी रूप से किसी भी नंबर पे नहीं है, लेकिन वो सरकार भी चलाते हैं, वो संगठन भी चलाते हैं। अमित शाह किसी भी हालत में योगी आदित्यनाथ को नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी नहीं बनने देखना चाहते हैं। उनको ये पता है कि मुझे भी प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया जाएगा, क्योंकि कई तरह के किंतु परंतु लगे हैं, और उनको ये भी पता है कि उनको प्रधानमंत्री बनने में जो सबसे बड़ी बाधा है वो नरेंद्र मोदी खुद ही है, कि नरेंद्र मोदी नहीं चाहेंगे कि अमित शाह कभी प्रधानमंत्री बने। लेकिन इसके साथ वो ये भी चाहते हैं अमित शाह कि कम से कम आदित्यनाथ कभी प्रधानमंत्री ना बने, जो उनके अपने खास लोग हैं, जिसमें असम के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा सबसे आगे आते हैं। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा रेस में आगे कब जाएंगे? जब आदित्यनाथ के आगे से जो एक हिंदुत्व की छवि है, जो हिंदू हृदय सम्राट की छवि है, जो भगवा की छवि है, वो टूटते हुए नजर आए। और इसके लिए नाथ संप्रदाय के भक्तों को भी एक तरह से हिलाना डुलाना जरूरी है, और इसलिए इस चीज को इनकैश किया जा रहा है या इसको बढ़ने दिया जा रहा है। जबकि अगर केंद्र के स्तर से पहल होती, आरएसएस के स्तर से पहल होती, तो आराम से इस मुद्दे को सुलटाया जा सकता था। लेकिन इस मुद्दे को बढ़ाकर ये बताया जा रहा है कि भगवान शंकर का अवतार माने जाने वाले या भगवान शंकर से जुड़े नाथ संप्रदाय के महंत, भगवान शंकर का ही अवतार माने जाने वाले शंकराचार्य के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। आप देखिए कि ये चोट की कहां जा रही है। और इस बात को मानिए, इस देश के किसी भी राज्य में चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट के राज्य में चले जाइए, साउथ के राज्य में चले जाइए, पश्चिम भारत के राज्य में चले जाइए, मध्य में आ जाइए, और उत्तर प्रदेश तो है ही। नाथ संप्रदाय का अपना एक बोलबाला है, नाथ संप्रदाय का अपना एक महत्व है,
जिसको कोई खारिज नहीं कर सकता, लेकिन इसके जरिए उनके भक्तों के मन में भी शंका एक तरह से डलनी शुरू हो गई है कि ये कैसे महंत है, ये ठीक बात कैसे है। महंत है जो हिंदू धर्म के शंकराचार्य पर ही लाठियां बरसा रहे हैं और कालनेमी कह रहे हैं। जिस मसले को बातचीत करके सुलझाया जा सकता है, विवाद होंगे, लेकिन वो कहते हैं ना कि पुलिस वालों के मुंह में अगर एक बार खून लग जाए तो फिर वो छूटता नहीं है। अगर एक बार उनके हाथ खुल गए कि वो साधु सन्यासियों पर इस तरह से बीजेपी के शासन में पहले भी हुआ, वहां की सरकारों ने को जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ा, लेकिन इस सरकार में भी अगर एक बार पुलिस अधिकारियों के हाथ आपने खोल दिए तो फिर इस तरह की घटनाएं कहीं रुकेगी नहीं स्वप्निल भाई। हम्म चलते चलते एक सवाल और मन में आता है संतोष जी, और बड़ा सीधा सा है। ये योगी जी को अब तो हमें नहीं लग रहा है, हमको लक्षण नहीं नजर आ रहे, हमको नहीं दिख रहा है कि जाकर के वो माफी मांग लेंगे। दूसरी तरफ हमको शंकराचार्य भी उसी हट पे अपने अड़े हुए दिखते हैं। हमको ये भी नहीं दिख रहा है कि शंकराचार्य जाकर के स्नान कर लेंगे। वो अपने शिविर के अंदर ही नहीं जा रहे, वहीं बाहर बैठ रहे हैं, या तो फिर जाकर अपनी वैनिटी में बैठ जा रहे हैं, यही कर रहे हैं। ये विवाद कितने दिनों तक और खिंचेगा? आज 9 दिन बीत गए, और अगर ऐसे ही खिंचता रहा तो इसका परिणाम क्या होगा? देखिए, ये विवाद निश्चित तौर पर आगे अभी कितने दिन खिंचेगा इसकी जानकारी तो किसी को नहीं, लेकिन मैं इतना आपको बता सकता हूं कि जिस दिन बीजेपी का आलाकमान यानी दिल्ली लॉबी और गुजराती लॉबी इस विवाद में एंटर करेगी, जिस दिन नागपुर को इस विवाद में घुसाया जाएगा, उसके बाद ये मामला सेट हो जाएगा। लेकिन अगर आदित्यनाथ इसमें माफी मांगकर कुछ बीच का रास्ता नहीं निकालते हैं, तो आप ये मानकर चल लीजिए कि ये विवाद आदित्यनाथ के प्रधानमंत्री बनने के उनकी इच्छा या उनके सपने जो भी हो, उस पर परमानेंटली एक फुल स्टॉप लगा देगा। और उसके बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी कब तक बची रहेगी, इसको लेकर हाँ। भी कई तरह के संशय खड़े हो जाएंगे। इस बात को हमेशा समझिए, आज जिस तरह की स्थिति बन गई है, आज जिस तरह की परिस्थिति बन गई है, उत्तर प्रदेश की सबसे मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी, कई नेताओं से जैसे बात होता है तो वो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ बने रहे हमारे लिए ज्यादा मुफीद है। क्यों? क्योंकि आदित्यनाथ के बने रहने से उनका हिंदू वोट बैंक दुखी है, अपर कास्ट का वोट बैंक दुखी है। आप ये मत समझिए कि ठाकुर उनके साथ पूरी तरह से खड़े हैं, कई वजहों से उनके अंदर भी कई तरह के उलझने हैं, कई तरह की दिक्कतें हैं, और वो उलझने जब वो ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तब उनके दिमाग में चलता रहेगा। और यही बीजेपी की समस्या है। अब उनको लगता है कि ठीक है, आपने जो फायदा उठाना था वो उठा लिया, अब उससे ज्यादा फायदा आप उठा नहीं सकते, ये अब सरदर्द बनते जा रहे हैं, तो इनको हटा दिया जाए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कई बार स्थितियां ऐसी बन जाती है कि ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है, क्योंकि आदित्यनाथ की टीम सीधा सीधा ये बता रही है कि अगर हमें छेड़ा गया, अगर हमें हटाया गया, तो फिर हमारा एक पैरेलल, एक समानांतर संगठन तैयार है। और मैं फिर बताऊं, वो समानांतर संगठन आदित्यनाथ को सत्ता पे नहीं पहुंचा सकता। इससे पहले उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह अलग हुए, क्या हो गया? मध्य प्रदेश में उमा भारती अलग हुई, क्या हो गया? लेकिन वो समानांतर संगठन भारतीय जनता पार्टी को 2027 में हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, और 2027 हाथ से गया तो 2029 भी हाथ से चला जाएगा। इस वजह से दिल्ली दरबार थोड़ा सा झिझक रही है। जब वो झिझक खत्म हो जाएगी, ये जब उसका सॉल्यूशन निकल जाएगा, तब जाकर इस पर निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल ये विवाद कब थमेगा, ये विवाद कब रुकेगा, इस बारे में कोई भी भविष्यवाणी की नहीं जा सकती स्वप्निल भाई। ठीक बात है, चलिए देखते हैं। हमें भी इंतजार है कि विवाद जल्द से जल्द समाप्त हो जाए, और ऐसा इसलिए भी क्योंकि हम भी सनातन धर्म से आते हैं, और हमें भी बड़ा अजीब सा लग रहा है कि माघ मेले में शंकराचार्य, हजारों साल पुरानी एक परंपरा, उससे आने वाले शंकराचार्य वो आज की तारीख में अनशन पे बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, शिविर के भीतर नहीं जा रहे। और जैसा कि संतोष जी ने कहा कि जब तक वो झिझक है तब तक दिल्ली दरबार कुछ नहीं करेगा। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये सब्र अचानक से टूट जाए और वो झिझक समाप्त हो जाए। अभी के लिए दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से। बहुत शुक्रिया संतोष जी। नमस्कार।